Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोशियोलॉजी में जो एमए में क्रिमिनोलॉजी का पेपर होता है उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो है ये कानपुर यूनिवर्सिटी का क्रिमिनोलॉजी का एमए सेमेस्टर 4 का पेपर है। इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर में कवर किया था 15 क्वेश्चन को, और उससे ही आगे हम क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। वो उस वीडियो लेक्चर का पार्ट 1 था। अभी हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह अपराध जो अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर व पूर्व नियोजित रूप से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट क्राइम विच इज कमिटेड jointly and pre-planned by many people called? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जर्नल क्राइम, प्रोफेशनल क्राइम, कलेक्टिव क्राइम। संगठित अपराध, साधारण अपराध, पेशेवर अपराध, सामूहिक अपराध। ऐसा कौन सा अपराध जो है वो व्यक्ति जो है वो मिलकर करते हैं और उसको प्री प्लान्ड वे में करते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं और लोग उसको मिलकर, कुछ लोग मिलकर उसको करते हैं। तो ऐसा कौन सा अपराध है? इसमें से जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, जो संगठित अपराध होते हैं, वो पूरी तरह से प्लान करके किए जाते हैं और अनेक व्यक्ति द्वारा मिलकर किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया? इन विच ईयर did the Government of India pass the Information Technology Act to prevent cyber crimes? साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम था वो भारत सरकार कब लाया? तो ये था आपका, इसके ऑप्शंस हैं 1999 यानी कि 1999, सन 2000 है आपका, 2000 वर्ष 2000, उसके बाद है आपका 2001 यानी कि 2001, 2002 यानी कि 2002। इसका जो राइट आंसर है, ये जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू प्रिवेंट साइबर क्राइम है, आईटी एक्ट आपका, ये आपका 2000 में आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? व्हेन वाज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया? तो जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है इंडिया में, ये कब आया था? तो दहेज की रोकथाम के लिए, दहेज से रिलेटेड जो उसको प्रोहिबिटेड करने के लिए उसको जो एक्ट आया था इंडिया में, वो आपका कब आया था? 1960, 1961, 1962, 1963, 1960, 61, 62, 63। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो दहेज निरोधक अधिनियम है वो 1961 में आया था। ये आपका फैक्चुअल डेटा है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। जब जो चीज़ आई है वो एज इट इज़ रहेगी, इसे आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अथवा अपने सगे संबंधियों, परिवार वालों और मित्रों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आर्थिक अथवा अन्य लाभ उठाना भ्रष्टाचार है। ये परिभाषा जो है वो किस विद्वान ने दी है? विच स्कॉलर हैज डिफाइंड दैट टेकिंग एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल और अदर बेनिफिट फॉर वन सेल्फ और वंस रिलेटिव्स, फैमिली एंड फ्रेंड इज करप्शन? ऑप्शंस हैं आपके, ई ए रॉस, प्रकाशम, आर बुक्स, इलियट एंड मैरल। तो भ्रष्टाचार की ये परिभाषा है और ये किसने दी है कि करप्शन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल बेनिफिट लेना, खुद या अपने रिलेटिव्स को देना। ठीक है, अपना, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ उठाना ही भ्रष्टाचार है। ऐसा कौन कहता है? तो ये आपके करप्शन की डेफिनेशन जो है ये इलियट और मैरल ने दी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया?
इसको शॉर्ट में कहते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें किसी भी जो कोई भी चीज़ है उसके बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो ये जो एक्ट के थ्रू पास किया गया था, तो ये भारत में सूचना का अधिकार एक अधिनियम आया था। ये कब आया था? 2003, 4, 5, 6, यानी कि 2003, 2004, 5 एंड 6। ये जो है आपका आरटीआई, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 2005 में आया था आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराधों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का प्रयोग होता है? Which of the following electronic communication medium is mainly used in cyber crimes? जो भी साइबर क्राइम होते हैं, आप जानते हैं जितने भी ये डिजिटल ऑनलाइन क्राइम होते हैं आपके, ये साइबर क्राइम कहे जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडियम में जो साइबर क्राइम के लिए ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है वो यूज़ किया जाता है? तो आपका ऑप्शंस हैं कंप्यूटर, टेलीफोन, सीडी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो साइबर क्राइम के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसमें से, वो आपका मुख्य रूप से है जो, वो है आपका कंप्यूटर, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विहीन कानून और नपुंसक जनाक्रोश के कारण अपराधी बच निकलते हैं। हुज स्टेटमेंट इज it that criminals get away because of toothless law and impotent public injury? ये किसने कहा है? सविया वेगॉस, इलियट, राम आहूजा, सुशील चंद्रा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? ऐसा कौन से थिंकर जो है वो ये कहते हैं? तो जो भी आपके अपराधी हैं वो किस वजह से बच निकलते हैं, ये आपसे पूछा गया है इसमें। तो जो भी हमारे लॉज हैं वो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा कह रहे हैं। और जो हमारा जनाक्रोश है वो भी एक तरीके से आपका इम्पोर्टेंट है, ऐसा किसने कहा है? ये सविया वेगास का स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदक अवसरवादिता का सिद्धांत। हु हैज प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी? विभेदक अवसरवादिता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, ये आपसे पूछा है। तो इसके ऑप्शंस हैं एलियट मैरल, लैंडस एंड लैंडस, क्लोवार्ड और ओहलिन और लेमर्ट। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा आपका क्लोवार्ड और ओहलिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी की थ्योरी है वो आपके क्लोवार्ड और ओहलिन ने प्रेजेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ करप्शन? इसमें से कौन सा भ्रष्टाचार का कारण नहीं है, ऐसा कहा गया है? तो ऑप्शन है आपका कॉन्फिडेंशियल नेचर, इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, हाई नेशनल कैरेक्टर। तो गोपनीय प्रकृति, अज्ञानता, कानून की अनभिज्ञता और उच्च राष्ट्रीय चरित्र। तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो भ्रष्टाचार का कारण नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये अगर आप थोड़ा सा ही इसको एनालाइज करते हैं तो आप देखेंगे गोपनीय प्रकृति जो है, या अज्ञानता है, कानून आप नहीं जानते, तो ये सब भ्रष्टाचार के कारण हैं। लेकिन अगर आपका एक उच्च राष्ट्रीय चरित्र है, हाई नेशनल कैरेक्टर है, तो ये भ्रष्टाचार का कॉज होगा या कारण होगा, ऐसा नहीं कह सकते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी? ऑप्शंस है कोहन, टैफ्ट, सेलिन, क्लोवार्ड और ओहलिन। तो ये जो आपकी डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी बुक है, ये आपकी जो थिंकर है वो है क्लोवार्ड और ओहलिन, ये इनकी बुक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठित अपराध है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइज करके किया जाने वाला क्राइम है। तो ऑप्शन है आपका प्रोस्टिट्यूशन ट्रेड, वेश्यावृत्ति का व्यापार, मादक द्रव्यों का व्यापार, ड्रग ट्रेड, जुआखोरी यानी कि गैम्बलिंग,
लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त सभी। तो अगर आप इनको देखें तो इसमें से सारे जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अगर आप वेश्यावृत्ति का व्यापार कर रहे हैं कोई भी तो सोच समझ कर रहे हैं और उसमें काफ़ी लोग लगे हुए हैं। हमने अभी देखा था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनिशन क्या है। और मादक द्रव्यों का व्यापार भी अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आप ऑर्गेनाइज करके करेंगे। और अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं तो ये सारे ही जो हैं वो आपके इसमें आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित अपराध वह पेशेवर अपराध है जिसको बहुत से व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्यान्वित करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज अ प्रोफेशनल क्राइम विच इज कैरीड आउट collectively by many people who gave this definition। ऑप्शन है आपका कॉल्डवेल, लैंडस्मिथ, सदरलैंड एंड टाफ्ट। तो ये जो डेफिनीशन है ये आपके ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनीशन है। ये पर्टिकुलरली थिंकर ने बताया है कि संगठित अपराध एक तरीके के आपके प्रोफेशनल क्राइम है। जो भी व्यक्ति इन्हें करते हैं वो प्रोफेशनली वही उनका काम होता है और बहुत से जिस व्यक्ति जो है वो सामूहिक रूप से इसे कार्यान्वित कर रहे होते हैं। ऐसा आपके लिंडा स्मिथ ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? In which year was the Domestic Violence Act passed by the Government of India? ये जितने भी एक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं ये सारे ही आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एज इट इज़ है, ये फैक्चुअल डेटा है, ये यही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। आप इसे लर्न करेंगे और उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप सारे आप देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से एक्ट इंडिया में पास हुए हैं। आप उनको टॉपिक वाइज लिख सकते हैं या फिर एक जगह सारे आप एक्ट जितने आप लर्न कर लेंगे उन्हें आप एक बार लिख लेंगे और आप उन्हें 2-3 दिन में 1-2 बार रिवाइज करते रहेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। ऑप्शन है इसमें 2003, 2004, 5 एंड 6, 2003, 4, 5, 6। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये इंडिया में पास हुआ था 2005 में। बट अब इसमें से कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक्ट पास पहले हो जाता है बट वो इन्फोर्स में बाद में आता है। कानून पारित हो जाता है लेकिन वो अ, लागू बाद में हो पाता है। तो ये भी आप देख लेंगे, ऐसा भी होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अ, सा दहेज का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डाउरी? लॉ ऑफ इंडोगैमी यानी कि अंतर विवाह का नियम, अनुलोम विवाह की प्रथा, कस्टम ऑफ रिवर्स मैरिज, महंगी शिक्षा प्रणाली, एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव उपर्युक्त सभी। तो जो दहेज है उसके क्या क्या कारण है ये आपसे पूछा है। आज की जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो दहेज है, डाउरी है, उसके क्या क्या कारण हैं। तो डाउरी एक हमारे यहाँ एक आप कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि आपको इंडोगैमी के लिए कहा जाता है, आपको अपनी कास्ट में ही शादी करनी है। तो आपके पास जो है ना एक रिस्ट्रिक्शन आपको लगा दिया गया, तो इस वजह से भी आप डाउरी दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक अनुलोम विवाह की प्रथा है। आपने विवाह के 2 टाइप होते हैं, एक होता है अनुलोम विवाह, एक होता है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह जो है उसमें क्या होता है कि जो लड़का होता है उसकी कास्ट हायर होगी लड़के की, जो कास्ट होगी लड़की से हायर होगी, लड़की लोअर कास्ट की हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड इसका जो होता है वो प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम में क्या है कि लड़की हायर कास्ट की हो सकती है, लड़का लोअर कास्ट का, तो इसको वैलिड नहीं मानते। इसके अलावा जो हमारा वो एजुकेशन जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो वो भी एक दहेज का कारण है कि कई बार जो लड़के हैं वो बहुत अच्छी एजुकेशन लेते हैं और अच्छी जॉब में होंगे, तो वो ये सोचते हैं कि अगर हमने अपने बेटे के लिए इतना खर्च किया है तो वो दहेज की डिमांड करते हैं। तो ये कॉजेज़ हैं आपके दहेज के लिए। तो ये सारे ही होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएँगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोम्ब्रोसो के अनुसार जो व्यक्ति मानसिक विकारों के कारण अपराध करते हैं, उन्हें कहा जाता है
According to Lombroso, people who commit crimes due to mental illness are called. तो लोम्ब्रोसो जो है वो ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं वो उनमें अगर मानसिक विकार है और वो अपराध करेंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? बॉर्न क्रिमिनल कहा जाएगा, इनसेन क्रिमिनल कहा जाएगा, ओकेशनल या क्रिमिनल बाय पैशन। जन्मजात अपराधी, अपसारी अपराधी, आकस्मिक अपराधी और आपका आवेग युक्त अपराधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुछ मेंटल इलनेस की वजह से जो केसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं तो वो क्रिमिनल बाय पैशन यानी कि आवेग युक्त अपराधी हैं। वो उनमें कुछ ऐसी मेंटल इलनेस है, जब वो उसमें आ जाते हैं तो वो क्राइम करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक मनोवैज्ञानिक ने अपराध की व्याख्या इड ईगो सुपर ईगो के अपराध आधार पर की है? Which psychologist has explained crime on the basis of id, ego and superego? id, ego and superego के बेसिस पे क्राइम को किसने डिफाइन किया है? ऑप्शन है आपका एडलर, फ्रॉयड, फ्रॉम, मीड। इसका जो करेक्ट आंसर है इड, ईगो और सुपर ईगो के बेसिस पे क्राइम को कौन बताता है? तो ये आपके थिंकर थे फ्राइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। फ्राइड जो है वो इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं। तो ये थे आपके क्रिमिनोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप ये जो वीडियो लेक्चर था ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप ऐसे ही लर्न करते रहें। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।